चलो बाबू, सबको सुनाई दे रहा है? बोलिए। आवाज वगैरह सब क्लियर है? फोटो वोटो सब क्लियर आ रहा है ना? वीडियो वीडियो बफरिंग वफरिंग नहीं ना कर रहा है बाबू? बोलो जल्दी से। क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्लास को स्टार्ट किया जाए ना? सब लोग जुड़ गए हैं? सब लोग जुड़ गए हैं, बोलिए। दुर्गा कुमारी, अंशु कुमार, सोनाली कुमारी, खुशी कुमारी, खुशबू कुमारी, सब लोग जुड़ गए हैं। चलिए, सबको आवाज क्लियर है? एक बार अगर आवाज वगैरह सब क्लियर है, सब कुछ ओके है, तो ओके लिख करके और कमेंट कीजिए। सबको सुनाई दे रहा है? सब लोग कमेंट कीजिए बाबू। चलो ठीक है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं आज। देखिए, ध्यान से समझिएगा कि हम आपको कल पिछले क्लास में पर्यावरण समझा रहे थे। पिछले क्लास में क्या समझा रहे थे? पर्यावरण। देखो, पर्यावरण में बताए थे कि दो प्रकार के मेन घटक होता है। एक होता है तुम्हारा जैविक कारक होता है, और दूसरा का क्या होता है? दूसरा का अजैविक कारक होता है। जैविक कारक में हम आपको बताए थे, जैविक कारक जो है, तो जैविक कारक में हम आपको समझाए थे कि जितना भी आपका सजीव है, ध्यान से समझिएगा, कि जितने भी सजीव हैं, सारे के सारे सजीव किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? तो जैविक घटक के अंतर्गत रखे जाते हैं। जितने भी सजीव होते हैं वो सारे के सारे सजीव किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? जैविक घटक के अंतर्गत रखे जाते हैं। इतना सबका क्लियर है? अब देखो, जैविक घटक के बाद में एक हम आपको बताए थे। देखो, जैविक घटक में सजीव है, और सजीव सबके सब सजीव मिलकर के किसका निर्माण करता है? जैव मंडल का निर्माण करता है। और देखो बाबू, इसमें ध्यान देना है, किसी एक ही पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले सभी पौधे एवं जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं? तो जीवोम कहते हैं। खुशी कुमारी ने पिछले क्लास में एक प्रश्न पूछा था कि सर जीवोम क्या है? तो जीवोम जो है वो एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां एक ही मतलब जो अनेक वातावरणीय तंत्र के जीव जंतु जो आकर के एक साथ मिलते हैं, तो उस क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? जीवोम कहते हैं। अब जो जीवोम है उसके बारे में और डिटेल क्लास आपका, जैसे ही हम ये आपका अजैविक कारक जैसे ही खत्म करेंगे वायु पर्यावरण का, तो उसके बाद में हम आपको पूरा का पूरा वो जीवोम के बारे में समझाएंगे, और जीवोम के टाइप कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें हम आपको समझाएंगे। ठीक है? तो चलिए, आज का जो क्लास है उसको पहले समझिए। जैविक कारक में आपका हो गया सजीव। सजीव को ही पूरा जो जितने भी सजीव है सबको अगर मिला दिया जाए तो उससे क्या बनता है? जैव मंडल बनता है। समझ गए ना? जैव मंडल बनता है। इसमें सब लोग जुड़ गए हैं? चलो बाबू ठीक है, बढ़िया से एकदम क्लास को अटेंड करो रेगुलर। और चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। बाकी जो आपका अजैविक कारक था, अजैविक जो कारक था, इसमें हम क्या बताए थे कि अजैविक कारक के अंतर्गत तीन चीजें मुख्य रूप से हम लोग रखेंगे, जिसमें से एक आपका हो जाएगा वायुमंडल, दूसरा का आपका हो जाएगा जल मंडल, और जल मंडल के बाद में तीसरा का आपका हो जाएगा क्या? स्थल मंडल। ये तीन चीजें हैं जो कि पर्यावरण में सम्मिलित होती हैं। समझ गए ना? वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल। देखो, जैव मंडल तो पूरा का पूरा हम लोग को इस चैप्टर में हर जगह जैव मंडल से ही भेंट होना है। समझ गए ना? मेन हम लोग स्टार्ट करेंगे आज ये और ये, इन तीनों को हम कोशिश करेंगे कि आज के क्लास में हम लोग खत्म कर लें। और जब ये खत्म हो जाएगा तब जाके हम लोग अगले क्लास में जो है पूरा जैव मंडल से स्टार्ट करेंगे, समष्टि समुदाय सब कुछ करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। और किस तरह से कौन इफेक्ट करता है ये भी हम आपको पिछले अगले क्लास में समझाएंगे। चलो देखो, अब जो है मेन आज का जो हम लोग का टॉपिक है उस पे आते हैं। और आज का हम लोग का जो मेन टॉपिक है उसका नाम है वायुमंडल। देखो बाबू, आज का जो हम लोग का टॉपिक है उसी को हम लोग क्या कहते हैं?
वायुमंडल टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे। वायुमंडल इसी को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फियर, ठीक ना। देखो बाबू, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? एटमॉस्फियर। सबसे पहली बात कि आखिर ये जो वायुमंडल शब्द हम लिखे, तो आखिर ये वायुमंडल है क्या, ये तो पहले समझना पड़ेगा ना। तो देखो, जब भी हम लोग, जो पृथ्वी हमारी है, तो इस पृथ्वी के चारों तरफ ध्यान से समझिएगा कि पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, और वो आवरण किससे किससे मिलकर बना होता है? तो देखो, इसी में आपके हो जाएंगे गैस। जैसे आप जानते हैं ना कि वायुमंडल में लगभग आपका 78% उसमें आपका जो है नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। ये सारे के सारे क्या है? गैस है, ठीक ना। तो सबसे पहली चीज गैस। गैस के बाद में इसी में आपका क्या हो जाता है? धूल कण। देखो, गैस के बाद इसी में क्या पाए जाते हैं? धूल कण पाए जाते हैं। गैस, गैस उसके बाद में धूल कण, समझ गए ना? धूल कण। धूल कण के बाद में इसी में आपके हो जाते हैं जलवाष्प। धूल कण के बाद में क्या हो जाते हैं? जलवाष्प, समझ गए ना। इसी में आपके हो जाते हैं कोहरा। ये सारे के सारे जो चीज है, इन सबसे मिलके एक आवरण तैयार हो जाता है। पृथ्वी के चारों तरफ गैस, धूलकण, जलवाष्प, कोहरा, इन सब का एक क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। और उस आवरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्योंकि इसमें मेन जो कंपोनेंट होता है वो कौन होता है? गैस होता है। ये सब मिल करके सम्मिलित रूप से जो है, देखो, वायुमंडल क्या है? इन सब का मिश्रण है, समझना। वायुमंडल क्या है? तो गैस, धूलकण, जलवाष्प, कोहरा, इन सब का क्या है? मिश्रण है। और इसी मिश्रण का जो आवरण पृथ्वी के चारों तरफ पाया जाता है, उस आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि वायुमंडल जो है ये आपका पूरा क्लियर होगा। वायुमंडल सबको समझ में आ गया है ना? किसी को यहाँ पे मतलब सुनाई नहीं दे रहा है का? कोई ऐसा भी है जिसको कि आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताओ बाबू, आवाज क्लियर नहीं है तो। आवाज क्लियर है ना? वायुमंडल क्लियर हो गया सबका? वायुमंडल में किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो बता दो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, हम क्या बोले कि गैस, जलवाष्प, धूलकण, कोहरा, इस सबका जो मतलब सबका जो मिश्रण है उसी क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। और जो मतलब इसका जो आवरण बन जाएगा उसको क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। अब देखिए, वायुमंडल जो है इसमें ये सारी चीजें हैं। अब देखो, इनका जो घनत्व है, वायुमंडल में सब जगह इनका घनत्व एक जैसा नहीं है, ठीक ना। वायुमंडल जो देखिएगा, तो वायुमंडल में हर जगह इनका घनत्व एक जैसा नहीं है। तो जब एक जैसा नहीं है तो फिर हम लोग क्या देखेंगे कि जब एक जैसा नहीं है तो सबका नामकरण भी एक जैसा नहीं होगा, सबको एक जैसा हम लोग नहीं देखेंगे। तो देखो, गैस, धूलकण, जलवाष्प और कोहरा के घनत्व या मात्रा, ठीक ना। गैस, धूलकण, जलवाष्प एवं जो आपका कोहरा है, इसके मात्रा एवं घनत्व के आधार पर हम लोग वायुमंडल को अलग अलग भागों में बांट देते हैं। उसको क्या करते हैं? अलग अलग भागों में बांट देते हैं। कैसे बांटते हैं? तो देखो, इसमें टोटल हम लोग इसकी मात्रा और घनत्व के आधार पर वायुमंडल को हम लोग 5 भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं, जिसमें से एक आपका हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। पहला जो है उसको क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। इसी को इंग्लिश में हम लोग ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ट्रोपोस्फियर। दूसरा का जो है ध्यान से समझो, पहला ट्रोपोस्फियर, दूसरा जो है उसी को हम लोग कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं? समताप मंडल। और इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। क्या कहते हैं जी? स्ट्रेटोस्फियर। तीसरा का जो है उसको समझिए, पहला आपका क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा जो है, तीसरा को हम लोग कहते हैं, ध्यान से समझिए, मध्य मंडल। इसको क्या कहते हैं? मध्य मंडल। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मीजोस्फीयर। चौथा जो आपका होगा, मीजोस्फीयर के बाद में चौथा जो होगा उसको हम लोग कहते हैं आयन मंडल। क्या कहते हैं जी? आयन मंडल। इसको इंग्लिश में कहते हैं आयनोस्फीयर, ठीक है।
तो इस तरह से 4 मंडल हो गया। और पांचवा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पांचवा जो है उसी को हम लोग कहते हैं बाह्य मंडल। बाह्य मंडल समझ गया ना। और बाह्य मंडल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्सोस्फीयर। तो देखो वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों तरफ पाया जाने वाला गैस, धूलकण, जलवाष्प एवं कोहरे का क्या है, एक आवरण है, उसको वायुमंडल कहेंगे। अब वायुमंडल में पाई जाने वाले गैस, माने धुआं, जो कोहरा है, ठीक ना, धूलकण है, जलवाष्प है, तो इसकी मात्रा एवं घनत्व के आधार पर जो वायुमंडल है उसको हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। वायुमंडल को कितने भागों में बांटते हैं, 5 भागों में बांटते हैं। जिसमें से पांचों भाग कौन कौन, पहला आपका क्षोभ मंडल, दूसरा संताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, और पांचवा जो उसको क्या कहेंगे, बाह्य मंडल। तो इस तरह से टोटल 5 जो भाग है, 5 मंडल में इसको बांटा गया है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि आखिर ये पांचों मंडल क्या होते हैं, इसकी खासियत क्या है, आखिर किसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सारी चीजों को हम आपको समझाएंगे। ये भी समझाएंगे कि कहां से कहां तक का वायुमंडल क्षोभ मंडल कहा जाएगा, कहां से कहां तक का वायुमंडल समताप मंडल कहा जाएगा, कहां से कहां तक का मंडल आपका जो है मध्य मंडल कहा जाएगा, कहां से कहां तक आयन मंडल होगा, उसके बाद कहां से कहां तक बाह्य मंडल होगा। इसको अब आपको हम समझाने जा रहे हैं। चलो इसमें किसी को यहां तक कोई दिक्कत है। अच्छा वो अब वीडियो कट कट के आ रहा है, नेटवर्क कनेक्शन चेक करो अपना। यहां से तो हमको लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है अभी भी कट कट के वीडियो आ रहा है। अगर सबके पास अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो बाबू कमेंट करके बताओ। सबको मतलब सबके पास वीडियो कट रहा है जी। खुशबू कुमारी आपका भी कट रहा है, रुकिए देखते हैं क्या है दिक्कत। अब नहीं ना कट रहा है, अब क्लियर है ना सबको, बोलो। अब बोलिए, अब दिक्कत नहीं है ना, अब सबका क्लियर आ रहा है वीडियो, बोलिए, कमेंट कीजिए बाबू, सबका क्लियर आ रहा है ना। चलो क्लियर आ रहा है तो आगे हम अब क्लास को बढ़ाते हैं। देखो तो अब अभी तक आप लोग क्या समझे कि वायुमंडल जो है उसमें वायु और जो धूल कण होते हैं, जो जलवाष्प होते हैं, उसके घनत्व और मात्रा के आधार पर हम लोग वायुमंडल को कितने भागों में बांटते हैं, तो वायुमंडल को 5 भागों में बांटते हैं। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, समझ गए ना। अब जो है बारी बारी से इन सब के बारे में हम लोग समझते हैं। देखो इसको मिटा रहे हैं। देखो बाबू ध्यान से समझो, ये मान के चलो कि यहां से यहां तक जो है तुम्हारा, ये मान के चलो कि तुम्हारा पृथ्वी हो गई। ये क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। तो पृथ्वी जो है इसमें ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा जो है नॉर्थ पोल हो गया। ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव। और ये वाला जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो देखो यहां से लेकर के यहां तक जो है ऐसे, ध्यान से समझना। सबसे जो पहला मंडल होता है, ध्यान से समझिएगा बात को, सबसे जो पहला मंडल होता है वायुमंडल का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल का सबसे पहला मंडल कौन सा है, क्षोभ मंडल। पृथ्वी की सतह से जुड़ा हुआ मंडल कौन है, क्षोभ मंडल। पृथ्वी की सतह से जुड़ा हुआ मंडल कौन है, क्षोभ मंडल है। देखो ये जो क्षोभ मंडल देख रहे हो ना, इसका मोटाई हर जगह बराबर नहीं रहता है, इसको समझिएगा। क्षोभ मंडल जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं कि क्षोभ मंडल जो इसका मोटाई सगरी बराबर है तो नहीं है। देखो यहां से यहां तक इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं बाबू। देखो इसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। तो देखो यहाँ पे तुम लोग ध्यान दो
कि विषुवत रेखा पे जो क्षोभ मंडल है, यह वाला जो है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। तो जो तुम्हारा क्षोभ मंडल है, इस क्षोभ मंडल का ध्यान से देखो कि ध्रुव पर मोटाई क्या है, कम है, और जो तुम्हारा यहाँ पे विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा पे इसका मोटाई क्या हो गया है, देखो तो बढ़ गया है। यानी कि ध्यान देना है कि जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल का मोटाई जो है हर जगह बराबर नहीं होता है। पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं, ठीक है ना, पृथ्वी के जो ध्रुव है ना, यहाँ पे देखो तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये क्या है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो ध्रुवों पर जो क्षोभ मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों पर कम होती है, जबकि विषुवत रेखा पे इसकी मोटाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखो ध्रुवों पर जो मोटाई है ये लगभग आपका 8 किलोमीटर होता है। ध्रुवों पर कितना होता है, 8 किलोमीटर मोटाई होता है, जबकि यहां से लेके यहां तक जो आपका यहाँ पे देख रहे हैं जो विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा पे इसकी मोटाई कितनी हो जाती है, 16 किलोमीटर। तो पहली बात ध्यान से समझो, सबसे पहले याद रखना है कि क्षोभ मंडल क्या है, तो क्षोभ मंडल पृथ्वी से सटा हुआ वायुमंडल का भाग है, समझ के ना, क्षोभ मंडल क्या है, पृथ्वी से सटा हुआ वायुमंडल का भाग है, जिसकी मोटाई जो है ध्रुवों पर कम होती है और विषुवत रेखा पे क्या होता है, ज्यादा होता है। ध्रुवों पर कम होता है, विषुवत रेखा पे ज्यादा होता है, समझ गया ना। ध्रुवों पर इसकी मोटाई लगभग 8 किलोमीटर होती है, जबकि विषुवत रेखा पे इसकी मोटाई लगभग कितनी हो जाती है, 16 से 18 किलोमीटर मोटाई इसकी हो जाती है। अब देखो सब जगह बराबर है नहीं, तो सब जगह बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज मोटाई निकालते हैं। क्या करते हैं वो, एवरेज मोटाई निकालते हैं। तो एवरेज मोटाई इसका देखो, इसका एवरेज जो मोटाई है, औसत जो है, ध्यान से समझना बबुआ, इसका जो औसत होता है वो औसत कितना होता है, तो इसका औसत देखिए, इसका औसत हो जाता है 13 किलोमीटर, लगभग 12 से 13 किलोमीटर जो है इसकी औसत मोटाई होती है। क्षोभ मंडल की औसत मोटाई किसकी कितनी होती है, तो क्षोभ मंडल की औसत मोटाई 12 से 13 किलोमीटर लगभग होती है। बोलिए इतना चीज समझ में आ गया सबको। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं, देखो इसमें ध्यान देना है। देखिए एक सवाल ये भी है कि क्या हर एक मौसम में क्षोभ मंडल की मोटाई एक जैसी रहती है, ये एक सवाल है। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए, आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं कि क्षोभ मंडल जो है, तो क्षोभ मंडल की मोटाई हर एक मौसम में, गर्मी में, ठंडा में, बरसात में, क्या हर समय एक ही जैसा रहता है? अगर ऐसा है तो आप कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है कि क्षोभ मंडल की मोटाई हर एक मौसम में एक जैसा रहता होगा? बोलो बोलो, कमेंट करके बताओ बाबू, क्या लगता है कि क्षोभ मंडल की मोटाई हर एक मौसम में एक जैसा रहता होगा या फिर अलग अलग रहता होगा, बदलता होगा? बताओ, कमेंट करके बताओ, सब लोग कमेंट करके बताओ, बोलो, कमेंट करके बताओ बुआ, क्या लगता है क्षोभ मंडल की मोटाई जो है वो हर एक मौसम में एक जैसा रहेगा या फिर बदलेगा? बोलिए, कमेंट करके बताइए। कोई बोल नहीं रहा है जी, डरा गया सब? हाँ बोलो, अरे बोलो, कुछ भी बोलो, गलती बोलो, क्या दिक्कत है? अच्छा, नहीं बदलेगा दुर्गा कुमारी, अच्छा ठीक है, और किसी को, और सबको क्या लग रहा है, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा, दुर्गा कुमारी बोल रही है नहीं बदलेगा। बोलिए आप लोग को क्या लग रहा है, बदलेगा कि नहीं बदलेगा इसका मोटाई? गर्मी के दिन में बदलेगा कि नहीं, देखो ठंडा के दिन में और गर्मी के दिन में बदलेगा कि नहीं, क्या लग रहा है आप लोग को? नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, चलो बताते हैं, ध्यान दो सब लोग। देखो गर्मी के दिन में जब आप लोग देखेंगे, तो गर्मी के दिन में चूंकि जो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह क्या हो जाती है, इसका तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी की सतह का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब तापमान बढ़ता है तो आप लोग को बताया गया होगा कि तापमान बढ़ने के साथ साथ जो पदार्थ के कण होते हैं वो दूर दूर भागते हैं। पदार्थ के कण जो है तापमान बढ़ने के साथ साथ क्या होते हैं, दूर दूर भागते हैं। और दूर दूर भागने के कारण जो आपका क्षोभ मंडल है वो गर्मी के दिनों में फैल जाता है। मतलब
गर्मी के दिनों में इसकी मोटाई जो है वो बढ़ जाती है, जबकि ठंडा के दिन में क्या होता है, घट जाता है। तो देखो ध्यान दो बबुआ, गर्मी जब होगा तो गर्मी में मोटाई क्या होगा, इसका बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की मोटाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जबकि जब सर्दी होगा, जब ठंडा के दिन आएगा, तो सर्दी के दिन में इसका मोटाई क्या हो जाएगा, देखो घटेगा। गर्मी के दिन में बढ़ेगा और ठंडा के दिन में मोटाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे का रीजन हम आपको समझा दिए ना। इसके पीछे का रीजन क्या है कि गर्मी के दिन में पदार्थ के कण, जो गैस के कण है, वो एक दूसरे से काफी दूर होने लगते हैं तापमान बढ़ने के कारण। तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है, तो गैस के कण दूर जाते हैं, और जब दूर जाएंगे तो उनका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्षोभ मंडल की मोटाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जो इसका ठंडा के दिन में देखोगे तो ठंडा के दिन में क्या हो जाएगा, इसका मोटाई घट जाएगा। बोलिए इतना चीज क्लियर है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ध्यान से समझो कि ई वाला जो देख रहे हो ना, यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में धूल कण पाए जाते हैं। देखिए जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में ही सबसे अधिक मात्रा में धूल कण पाए जाते हैं। क्षोभ मंडल में ही सबसे अधिक मात्रा में जो भारी गैस है, ठीक ना, जो भी भारी गैस है, तो भारी गैस कहाँ पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। भारी गैस कहाँ पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। भारी गैस सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। बाकी जो आपका यहाँ पे है ये हम समझा दिए। अब देखो इन सबके कारण भारी गैस यहाँ पे पाए जाते हैं, तापमान परिवर्तन यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। ध्यान से समझिएगा। देखो जैसे जैसे हम लोग क्षोभ मंडल में ऊपर, नीचे से ऊपर जाते हैं, देखो जैसे जैसे क्षोभ मंडल में क्या होते हैं, नीचे से ऊपर, यानी कि यहाँ जो है ना, यहाँ से इधर आते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। जैसे जैसे क्षोभ मंडल में हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो इसमें ध्यान देना है कि नीचे से ऊपर जब हम लोग जाएंगे, क्षोभ मंडल में अगर हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, किसी कोई दिक्कत हो रहा है क्या, बोल बाबू, कोनो की दिक्कत हो रहा है नहीं ना। देखो जैसे जैसे क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो हर एक 165 मीटर पर जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, घटता है। देखिए जैसे जैसे आप क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर की ओर जाइएगा, तो हर एक 165 मीटर पर जो क्षोभ मंडल में तापमान है वो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वैसे वैसे 165 सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री तापमान जो है आपका घट जाएगा। मतलब समझिए लगभग 1 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाइएगा, लगभग आप लोग 1 किलोमीटर आप ऊपर जाइएगा क्षोभ मंडल में, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1 किलोमीटर जैसे ही ऊपर जाइएगा तो तापमान जो है वो कितना घट जाएगा, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर। तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद में क्षोभ मंडल में जो तापमान है वो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। समझ गए ना। क्षोभ मंडल में जब आप 1 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। अब देखो घट जाएगा, सॉरी 6.5 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। अब देखो जो आपका एवरेस्ट है, एक और चीज आपको बता दे रहे हैं, जो आपका एवरेस्ट है, एवरेस्ट जो पर्वत है, इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, तो 8,850 लगभग अभी वर्तमान में है। 8,850 मीटर जो है इसका ऊंचाई है, यानी कि लगभग आप मान के चलिए कि 9 किलोमीटर। इसका कितना है, 9 किलोमीटर। देखो पृथ्वी की सतह पर मान के चलिए कि अगर मान के चलो ना कि 30 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है, पृथ्वी की सतह पर अगर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो आप जब एवरेस्ट पे जाइएगा तो एवरेस्ट पे कितना हो जाएगा, देखो तो हर एक 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री माइनस हो जाता है। तो 6.5 डिग्री यानी कि 9 किलोमीटर में 9×9=54 माइनस जो है यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस में कितना घटा दोगे, 54 डिग्री सेल्सियस लगभग घटा दोगे, 54-55 डिग्री।
तो जब 54-55 डिग्री सेल्सियस घटा दोगे टेम्परेचर, तो बताओ कि 30 में से जब चल गया 54-55 डिग्री, तो ये कहां चला जाएगा? माइनस में लगभग, मान के चलिए कि माइनस में लगभग आपका 20-25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो जो -20-25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो बताओ कि वहां पे जो गैसें होंगी, जो जलवाष्प होंगे, तो जलवाष्प किस में परिवर्तित हो जाएंगे? बर्फ में। समझ गया ना? देखो ध्यान से समझो, जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो आप जब लगभग मान के चलिए ना कि लगभग आप जब यहाँ पे लगभग मान के चलिए कि अगर आप पहुंच रहे हैं ऊपर की तरफ थोड़ा सा, और जैसे ही आप पहुंच रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही आप मान के चलिए कि 1 या 2 किलोमीटर ऊपर गए ना, तो 2 या 2.5 किलोमीटर ऊपर जाते जाते जो जलवाष्प है वो किस में परिवर्तित होने लगेगा? तो वो जल में परिवर्तित हो जाएगा। और जब ऊपर जाइएगा तो वही आपका क्या हो जाएगा? तो वही आपका बन जाएगा क्या? तो बर्फ बन जाता है। यानी कि पर्वतों पे बर्फ बनने का कारण भी क्या है? कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान का कम होना। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान का कम होना, यही रीजन किसका है? बादलों के बनने का, और साथ ही साथ किसके बनने का? बर्फ जो है ग्लेशियर के बनने का। समझ गए ना? अब देखो, अब इसमें ध्यान देना है, हम अभी क्या बताएं कि इसी में क्या बन रहा है? बादल बन रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। तो क्षोभ मंडल में ही बादलों का निर्माण होता है। ध्यान से समझिए, क्षोभ मंडल में क्या क्या घटनाएं होती हैं, तो इसको समझिए। क्षोभ मंडल में ही क्या होते हैं? तापमान घटने के कारण यहाँ पे बादल बनना। तो बादल बनने की क्रिया जो है कहाँ होगी? क्षोभ मंडल में होगी। बादल जो बनेंगे वो, अच्छा साउंड प्रॉब्लम हो रहा है सोनाली कुमारी, आप एक बार उसको फिर से डिस्कनेक्ट करके और कनेक्ट कीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा, साउंड प्रॉब्लम सही हो जाएगा। समझ गए ना? सबको साउंड प्रॉब्लम हो रहा है जी? और किसी को साउंड प्रॉब्लम है या फिर मतलब एक को है? बोलो, सबको साउंड प्रॉब्लम हो रहा है क्या? बताइए। नहीं ना? चलो ठीक हो। देखो इधर, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या बताया कि चूंकि टेम्परेचर कम होने के कारण इसी में क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। अब बताओ, बादल जहां बनेगा तो क्या बादल नीचे ही ना बरसेगा कि ऊपर ही जाएगा? ऊपर जाता तो संताप मंडल में जाता, लेकिन बादल ऊपर तो जाएगा नहीं, वो कहां बरसेगा? नीचे ना आएगा। ग्रेविटेशन, पृथ्वी के ग्रेविटेशन के कारण बादल जब बरसेगा तो पानी कहां आएगा? नीचे। यानी कि बरसात की घटना जो है, देखो, जो वर्षा होना, तो वर्षा का होना भी कहाँ होता है? वर्षा भी कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। बादल कहाँ बनेगा? क्षोभ मंडल में। वर्षा कहाँ होगी? क्षोभ मंडल में। बादल क्षोभ मंडल में बनेगा, वर्षा क्षोभ मंडल में होगा। इसके साथ साथ इस पे जो बिजली चमकता है, जो बिजली चमकता है, तो बिजली का चमकना भी कहाँ होगा? तो बिजली का चमकना भी आपका क्षोभ मंडल में होगा। तो देखो, बिजली चमकना, बादल बनना, बारिश होना, चक्रवात आना, चक्रवात आना, आंधी तूफान आना, ये सब कहाँ होता है? ये सब आपका क्षोभ मंडल में होता है। साथ ही साथ यहीं पे ध्यान दीजिए कि जो छोटका छोटका आप हेलीकॉप्टर देखते हैं ना, तो छोटका छोटका हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ता है? तो छोटे छोटे हेलीकॉप्टर जो है वो भी कहाँ उड़ते हैं? क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। इसीलिए आप लोग सुने होंगे कि जब भी कभी किसी नेता का मीटिंग रहता है, किसी नेता का रैली रहता है, और उस दिन अगर आपका जो है मौसम खराब हो जाता है, तो रैली क्या करना पड़ता है? कैंसिल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि क्षोभ मंडल में ही हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, और जब बारिश होने लगे, जब मौसम खराब हो जाए, तो फिर हेलीकॉप्टर उड़बे नहीं करेगा। समझ गए ना? तो छोटे विमान और जो हेलीकॉप्टर है वो कहाँ उड़ते हैं? क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। समझ गए ना? तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। क्षोभ मंडल क्या है? तो वायुमंडल का जो सबसे पहला भाग है, जो सबसे निचला भाग है, जो पृथ्वी की सतह से सटा हुआ जो वायुमंडल का भाग है, उसी को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल जो है ध्रुवों पर कम मोटा होता है, विषुवत रेखा पर क्या होता है? ज्यादा मोटा होता है। उसके बाद में क्या होता है कि जो आपका यहाँ पे बोले हम कि जो औसत मोटाई होती है क्षोभ मंडल की, वो कितनी होती है? तो क्षोभ मंडल की औसत मोटाई होती है लगभग 13 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई कितनी होती है? तो विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई लगभग होती है आपका, विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई लगभग कितनी होती है? तो विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई लगभग हो जाती है
16 से 18 किलोमीटर। ध्रुवों पर कितनी होती है? तो 8 किलोमीटर। बता दिया ना। चलो, इसके बाद क्या बताया कि गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है, जबकि सर्दी के दिनों में क्षोभ मंडल की मोटाई क्या हो जाती है? घट जाती है। क्यों घटती है? तो तापमान परिवर्तन के कारण। इसके बाद में बताए हम कि जो आपका यहाँ पे क्षोभ मंडल है, तो क्षोभ मंडल में जो भी घटनाएं होती है उसको हम बता दिए कि क्षोभ मंडल में क्या होता है। क्षोभ मंडल में ही आपका बादल बनता है, बारिश होता है, बिजली चमकता है, चक्रवात होता है, आंधी तूफान आता है, इसी में आपका जो है, इसी में आपका हेलीकॉप्टर उड़ता है, इसी में छोटी दूरी के विमान उड़ते हैं। चलो, अगर आपको यहां तक क्लियर है तो ये आप बताइए। एक और चीज इसमें याद रखना कि क्षोभ मंडल जो है, इसका नामकरण जो है, क्षोभ मंडल का नामकरण सबसे पहले पहले जो व्यक्ति किए थे उनका नाम था त्रिजांस डिबोर। त्रिजांस डिबोर। तो ये भी याद रखना कि क्षोभ मंडल का नामकरण सबसे पहले पहले किसने किया था? त्रिजांस डिबोर ने किया था। क्षोभ मंडल का नामकरण किसने किया था? त्रिजांस डिबोर ने। चलो, ये चीज जो है इसको आप याद रखिएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बताइए, यहां तक समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताओ बाबू। यहां तक सबको समझ में आ गया है? समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइए जल्दी से। कमेंट करके बताओ जल्दी, समझ में आ गया इतना? चलो तब आगे बढ़ते हैं बाबू, इसको मिटका रहे हैं। देखो ध्यान से समझो, क्षोभ मंडल के बाद जो मंडल आता है उसी को हम लोग कहते हैं समताप मंडल। ओकरा क्या कहते हैं? समताप मंडल। देखो, ये वाला जो मंडल है, हाई देखो, हाई तारा ट्रोपोस्फेयर हो गया, और इसको क्या कहते हैं? एसएस, स्ट्रेटोस्फेयर। इसको क्या कहते हैं जी? स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल। देखो, समताप मंडल जो है, इसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से कितनी होती है? मतलब समुद्र तल से। तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है, ये लगभग 50 किलोमीटर होती है। देखो, समताप मंडल जो है, समताप मंडल यहाँ पे देखो, ध्यान से समझो कि समताप मंडल जो है ये क्षोभ मंडल के बाद से स्टार्ट होता है। समताप मंडल कहां से स्टार्ट होता है? तो क्षोभ मंडल के बाद से स्टार्ट होता है, और समाप्त कहां होता है? तो पृथ्वी की सतह के लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो वहां पे समाप्त होता है। यानी कि देखो, समताप मंडल कहां से कहां तक विस्तृत होता है? तो समताप मंडल क्षोभ मंडल की जो है, समताप मंडल क्षोभ मंडल के बाद जो है, क्षोभ सीमा के बाद से लेकर के, क्षोभ सीमा के बाद से लेकर के और कहां तक? क्षोभ सीमा के बाद से लेकर के और पृथ्वी, मतलब लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो आपका वायुमंडल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं। एक चीज आपको नहीं बताया, उसको समझ लीजिए। देखो बाबू, यहाँ पर क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में लगभग 1.5 किलोमीटर मोटा, ध्यान से समझे, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच में लगभग 1.5 किलोमीटर मोटा एक आवरण पाया जाता है, और इस आवरण को हम लोग कहते हैं क्षोभ सीमा। इसको क्या कहते हैं जी? क्षोभ सीमा। समताप मंडल और समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में जो एक लगभग 1.5 किलोमीटर की, 1.5 किलोमीटर मोटी एक गैसीय पट्टी पाई जाती है, और उस गैसीय पट्टी को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा, या इसी को ट्रोपोपॉज कहते हैं। समझ गया ना? अब जो क्षोभ सीमा है, इसकी खासियत समझो। क्षोभ सीमा में ही जेट धारा बहती है। क्षोभ सीमा में कैसी धारा बहती है? जेट धारा। जेट धारा क्या है? तो इसको समझो। जेट धारा जो है, पृथ्वी की सतह जब गर्म होती है तो यहां से हवाएं उठती हैं। पृथ्वी की सतह जब गर्म होती है तो यहां से हवाएं क्या होती है? ऊपर की ओर उठती हैं, और फिर इसी मंडल में जाकर के, और यही हवाएं फिर क्या हो जाती हैं? वापस ठंडा होकर के, मतलब क्योंकि क्षोभ मंडल को जैसे जैसे क्रॉस किया तो टेम्परेचर घटा, तो हवा क्या हो गई? ठंडा हो गई, और ठंडा होने के बाद में यहां से फिर वापस आ जाएगी, ठीक ना?
तो जो हवाएं जो यहाँ से उठ करके पृथ्वी की सतह से उठ करके और फिर वापस आती है ठंडा होकर के, उन हवाओं को ही क्या कहते हैं, जेट धारा कहते हैं, समझ गए ना। तो जेट धारा कहाँ बहती है, क्षोभ सीमा में बहती है। जेट धारा कहाँ बहती है, क्षोभ सीमा में बहती है। और चूंकि क्षोभ सीमा में जेट धारा बहती है, इसीलिए क्षोभ सीमा में ही कौन से विमान उड़ान भरेंगे, तो जो जेट विमान होते हैं, जैसे भारतीय वायुसेना में आप सुने होंगे ना कि फलाना विमान जेट विमान है। तो जो जेट विमान होता है, वो जेट विमान कहाँ उड़ता है, क्षोभ सीमा में उड़ता है। तो क्षोभ सीमा भी क्लियर है। अब देखो समताप मंडल की कहानी समझो। देखो समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल क्षोभ सीमा के बाद से स्टार्ट हुआ और पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वो आपका क्या पाया जाता है, समताप मंडल पाया जाता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि चूंकि कहां से स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्ट हुए कहां से, क्षोभ मंडल के बाद से। तो देखो ध्रुव पे क्षोभ मंडल की मोटाई कम है, लेकिन देखो यहाँ पर भी जो इसकी माने मैक्सिमम जो ऊंचाई है समताप मंडल की, जो अधिकतम ऊंचाई वो कितना होगा, 50 किलोमीटर। हेजिगियो कितना होगा, 50 किलोमीटर। तो देखो यहां पर ध्यान से समझिएगा कि जो ध्रुव होते हैं, ध्रुव, तो ध्रुव पर ध्यान से समझना है कि ध्रुव पर जो क्षोभ, ध्यान से समझो, जो ध्रुव पर जो संताप मंडल है इसकी मोटाई क्या होती है, अधिक होती है। ध्रुव पर संताप मंडल की मोटाई क्या होगी, अधिक। जबकि जो आपका विषुवत रेखा है, जो आपका विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा पर संताप मंडल की मोटाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका रीजन समझ रहे हो, देखो बाबू क्या बोले हैं कि ध्रुव जो है, तो ध्रुव पर जो आपका समताप मंडल है इसकी मोटाई क्या है, अधिक है। और इसके बाद में जो विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई क्या हो गई है, कम हो गई है। क्यों, देखो इसके पीछे का रीजन देखो। यहां से भी अगर ध्रुव पर भी अगर समताप मंडल की अधिकतम मोटाई देखोगे ना तो 50 किलोमीटर रहेगा। और अगर विषुवत रेखा पर भी देखोगे ना समताप मंडल की अधिकतम मोटाई, तो मतलब 50 किलोमीटर रहेगा। दोनों जगह 50 किलोमीटर है। लेकिन यहां पर चूंकि ई वाला तो पातर हो गया है ना, तो ई वाला अगर पतला हो गया तो ई वाला यहाँ पे मोटा हो जाएगा, समझ गया ना। और यहाँ पे ई वाला मोटा हो गया है तो इसकी ई वाला पतला हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान दो कि ध्रुव पर जो आपका संताप मंडल क्या होता है, अधिक मोटा होता है, जबकि विषुवत रेखा पर क्या होता है, कम मोटा होता है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। चलो देखो आगे देखते हैं। अब जो है आगे देखो, इसके बाद में ध्यान देना है कि समताप मंडल में ध्यान से समझो कि समताप मंडल में सामान्यतः जो है, समताप मंडल में सामान्यतः तापमान परिवर्तन संबंधी घटनाएं नहीं होती है। समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता उठता नहीं है, ज्यों के त्यों रहता है। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको समताप मंडल कहते हैं, समझ गए ना। यहाँ पे समताप मंडल में जो तापमान है, दिक्कत, देखो बाबू समताप मंडल जो है, तो समताप मंडल में तापमान बढ़ने के साथ साथ सॉरी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता बढ़ता नहीं है। समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता बढ़ता नहीं है, यानी कि तापमान क्या रहता है, समान रहता है। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आपका समताप मंडल है, इस समताप मंडल में ही जो लगभग आपका 20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई होती है, कितना, 20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर की बीच की ऊंचाई जो होती है, कितना, 20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर। तो समताप मंडल में 20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के बीच की जो ऊंचाई होती है, इस ऊंचाई में एक गैस होता है O3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन गैस कहते हैं। तो ओजोन का घनत्व जो है यहाँ पर अधिक होता है, ध्यान से समझो। 20 से 35 किलोमीटर के बीच की जो ऊंचाई होती है समताप मंडल में, तो उस ऊंचाई में O3 गैस यानी कि ओजोन गैस का घनत्व क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक ना। और बहुत ज्यादा घनत्व होने के कारण ध्यान से समझो कि इस ऊंचाई के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ओजोन परत कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं। तो ध्यान से समझो, यहां पे एक चीज क्लियर रखो, जो आपका ओजोन परत है, क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है,
ठीक ना। तो ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। कितना से कितना ऊंचाई तक? तो 20 किलोमीटर से लेके और 35 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई तक। इसको मीटर में भी दे सकता है, क्या कहेगा कि 20,000 मीटर से लेकर के और 35,000 मीटर तक की ऊंचाई जो है उसमें कौन पाया जाता है? ओजोन पाया जाता है, ओजोन परत। अब देखो, जो ओजोन परत तुम्हारा है, ओजोन, तो ओजोन परत में जब तुम एंट्री मारोगे ना, हम क्या बोले कि समताप मंडल में सामान्यतः जो है तापमान परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब तुम जैसे ही ओजोन परत में एंट्री मारोगे 20 से 35 किलोमीटर के बीच में, तो यहाँ पे हर एक एक जो, यहाँ पर ध्यान दो, हर एक 1 किलोमीटर जो है, जब तुम ओजोन में एंट्री मारोगे तो ओजोन में हर एक 1 किलोमीटर में तापमान जो है, ध्यान से समझो, हर एक 1 किलोमीटर में जो है ऊंचाई पर जब बढ़ोगे तो इसमें तापमान जो है वो कितना बढ़ेगा? तो 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ध्यान से समझो, क्या बोले हम कि जो आपका यहाँ पे ओजोन परत है, तो ओजोन परत में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितना होता है? हर एक 1 किलोमीटर पे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ओजोन में आपका हर एक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ेगा? तो 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। ध्यान से समझो, सामान्यतः इसमें तापमान परिवर्तन होता नहीं है समताप मंडल में, लेकिन समताप मंडल में भी आपका ओजोन परत में जब एंट्री मारिएगा तो ओजोन परत में क्या होगा? हर एक 1 किलोमीटर पे 5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। समझ गया ना? ये चीज ध्यान रखिएगा। क्या हुआ? अब जो है आगे बढ़ूंगा, इतना चीज समझ में आ गया ना? अब देखो, चूंकि यहाँ पर तापमान घटता बढ़ता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। ध्यान से समझो, जो आपका समताप मंडल है तो समताप मंडल में टेम्परेचर बढ़ता घटता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मौसम परिवर्तन संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। और जहां मौसम परिवर्तन संबंधी घटना नहीं होगा वहीं पे कौन उड़ेगा? ऊंची दूरी के विमान, ठीक ना। तो ऊंची दूरी के जो विमान है वो कहाँ उड़ते हैं? तो ऊंची दूरी के विमान आपका उड़ते हैं समताप मंडल में। जो आपका बड़का बड़का जो एयरलाइंस है ना, इंडिगो एयरलाइंस, तो फलना एयरलाइंस, तो चिल्ला एयरलाइंस, जो बड़का बड़का हवाई जहाज है, तो बड़का बड़का हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा? उस समताप मंडल में। तो बताओ जल्दी से, जो हेलीकॉप्टर है वो कहाँ उड़ेगा? क्षोभ मंडल में। जो आपका छोटी विमान होंगे वो कहाँ उड़ेंगे? क्षोभ मंडल में। जो आपके जेट विमान होंगे वो कहाँ उड़ेंगे? क्षोभ सीमा में। और जो आपके बड़े विमान होंगे वो कहाँ उड़ेंगे? वो समताप मंडल में उड़ेंगे। समझ गए ना? चलो, अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलो देखो, इसके बाद में जैसे ही हम लोग जैसे ही हम लोग संताप मंडल को कंप्लीट करते हैं, तो संताप मंडल के बाद में ध्यान देना है कि संताप मंडल के बाद, ध्यान दो कि संताप मंडल के बाद आपका पाया जाता है मध्य मंडल। चलिए ध्यान दीजिए, संताप मंडल के बाद जो आपका मंडल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं जी? मध्य मंडल। इसको क्या कहते हैं? मीजोस्फीयर, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं? मीजोस्फीयर या फिर मध्य मंडल। तो जो मध्य मंडल है ये आपका समताप मंडल के बाद से स्टार्ट होगा, यानी कि 50 किलोमीटर से स्टार्ट होगा, ठीक ना। और 50 किलोमीटर से स्टार्ट करके कहां तक जाएगा? लगभग 80 किलोमीटर। यानी कि वायुमंडल में 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच की जो ऊंचाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? देखो, समताप मंडल के बाद से लेकर के और 80 किलोमीटर के बीच की जो ऊंचाई होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग कहते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल के बारे में बहुत ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। मध्य मंडल के बारे में सिर्फ और सिर्फ आप क्या रखिएगा? ऊंचाई याद रखिएगा। ऊंचाई कितना है? 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई क्या कहलाएगी? मध्य मंडल कहलाएगी। समझ गया ना? मध्य मंडल में ऊंचाई क्लियर करने के बाद में आप ध्यान रखिएगा, जैसे देखो, जब तुम क्षोभ मंडल में चल रहे थे तो क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या हो रहा था? घट रहा था। समताप मंडल में जो ओजोन परत था उसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या हो रहा था? 5 डिग्री सेल्सियस हर एक 1 किलोमीटर पे बढ़ रहा था। लेकिन इसमें जब तुम आओगे तो मध्य मंडल में तापमान जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होगा? घटेगा फिर से, ठीक ना। मध्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या हो जाएगा?
घट जाएगा। तो तीसरा मंडल आपका हो गया मध्य मंडल। मध्य मंडल में आपको ध्यान रखना है कि ऊंचाई कितना, 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर की ऊंचाई जो है उसमें मध्य मंडल पाया जाएगा। मध्य मंडल में ही तापमान जो है वो ऊंचाई बढ़ने के साथ घटेगा। और मध्य मंडल में ही याद रखना है कि जैसे उल्का पिंड देखे हो ना, तो उल्का संबंधी जो घटनाएं होती हैं, ध्यान से समझो, कौन, उल्का जो है, उल्का संबंधी जो घटना होती है, तो उल्का संबंधी घटनाएं जो है वो कहाँ होती हैं, तो उल्का संबंधी घटनाएं जो है वो आपकी मध्य मंडल में होती हैं। उल्का संबंधी घटनाएं कहाँ होती है, मध्य मंडल में। चलो इतना क्लियर है ना सबका। इतना क्लियर होने के बाद में और जो है दुगो मंडल है उसको भी यही पे निपटा रहे मध्य मंडल के बाद। मध्य मंडल के बाद में जो मंडल पाया जाता है ओकरा को हम लोग कहते हैं आयन मंडल। क्या कहते हैं जी, आयन मंडल, आयनोस्फीयर कहते हैं। समझ गया ना। और आयनोस्फीयर जो है इसको ध्यान रखो, आयनोस्फीयर लगभग आपका 80 किलोमीटर के बाद से स्टार्ट होगा वायुमंडल में। 80 किलोमीटर के बाद से स्टार्ट होगा और लगभग 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाएगा। तो 80 किलोमीटर से लेकर लगभग 640 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई के बीच में जो वायुमंडल पाया जाता है ओकरा क्या कहते हैं, आयन मंडल। अब देखो इसको आयन मंडल काहे कहते हैं, इसके पीछे का रीजन सीधा सा ये है कि यहाँ पे जो गैस होंगे, तो यहाँ पे गैस किस रूप में होंगे, तो आयनीकृत अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ पे गैस जो आयन मंडल में जो गैस होते हैं वो आयनीकृत अवस्था में पाए जाते हैं और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। अब देखो आयन मंडल तो समझ गए। अब जो आयन मंडल है इसका एगो दुगो जो है आप थोड़ा सा खासियत समझ लो। आयन मंडल में ही जो है ध्यान से समझिएगा, आयन मंडल से ही रेडियो तरंग परावर्तित होता है। जो आप रेडियो स्टेशन से जो रेडियो तरंग छोड़ते हैं ना, रेडियो स्टेशन से, तो रेडियो स्टेशन से जो आप रेडियो तरंग छोड़े वो रेडियो तरंग कहां से टकरा के आपके रेडियो में पहुंचेगा, तो आयन मंडल से टकरा के, ठीक ना। यानी कि यहां पर से रेडियो तरंग जो है, रेडियो तरंग, रेडियो तरंग का परावर्तन होता है। समझ गया ना। तो रेडियो तरंगें कहां से परिवर्तित होती हैं, आयन मंडल से। साथ ही साथ एक चीज और याद रखोगे, यहां पर ही आपके जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं, ध्रुवीय उपग्रह जो होते हैं, ध्रुवीय उपग्रह किए जाते हैं। तो ध्रुवीय उपग्रहों को हम लोग कहां स्थापित करते हैं, वो स्थापित करते हैं आयन मंडल में। तो आयन मंडल के बारे में क्या क्या चीज याद रखोगे, ध्यान से समझो। आयन मंडल की मोटाई कहां से कहां तक होती है, आयन मंडल कहां से कहां तक, तो वायुमंडल में जो आपका 80 किलोमीटर के बाद से लेकर 640 किलोमीटर के बाद का जो एरिया होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयन मंडल कहेंगे। आयन मंडल जो है इसको आयन मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गैसें होंगी वो किस अवस्था में पाई जाएंगी, आयनीकृत अवस्था में पाई जाएंगी, इसलिए इसको हम लोग आयन मंडल कहेंगे। इसमें जो है इसकी घटनाएं क्या होंगी, तो इसमें जो घटनाएं हैं उसमें देखो, इसमें आपका रेडियो तरंग का परावर्तन होगा और साथ ही साथ यहाँ पर ध्रुवीय उपग्रह स्थापित किए जाएंगे। समझ गया ना, ये इसकी खासियत है। अब लास्ट में एक और बचा है उसको निपटा लो। यहां तक समझ में आ गया है ना, यहां तक समझ में आ गया है तो बोलो, अगर नहीं समझ में आया है कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताओ बाबू। यहां तक समझ में आ गया सबको, बोलिए। यहां तक सबको समझ में आ गया है, बोलूंगा। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर। खुशी कुमारी, खुशबू कुमारी, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, इसके बाद जो है आपका सबसे जो अंतिम जो मंडल होता है ओकरे के हम लोग कहते हैं, देखो ओकरे के हम लोग कहते हैं बाह्य मंडल। बाह्य मंडल सबसे जो बाहरी जो वायुमंडल का भाग होता है ओकरा के क्या कहते हैं, बाह्य मंडल कहते हैं। वायुमंडल का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसको क्या कहते हैं, बाह्य मंडल। बाह्य मंडल जो है ये लगभग 640 किलोमीटर के बाद से स्टार्ट होता है। 640 किलोमीटर के बाद जो वायुमंडल पाया जाता है उस वायुमंडल को क्या कहते हैं, बाह्य मंडल कहते हैं। बाह्य मंडल के बारे में कुछ ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। बाह्य मंडल के बारे में सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखो, देखो
ध्रुवीय उपग्रह इसमें स्थापित किए, इसमें भी एक प्रकार के उपग्रह स्थापित करते हैं और उसको क्या कहते हैं, भू स्थिर, भू स्थिर उपग्रह। तो भू स्थिर उपग्रह कहां स्थापित करते हैं, वायुमंडल में। ध्रुवीय उपग्रह कहां स्थापित करते हैं, तो आपका आयन मंडल में। ध्रुवीय उपग्रह कहां हुआ, आयन मंडल। जो आपका भू स्थिर उपग्रह है वो कहां हुआ, तो आपका हो जाएगा वायुमंडल में। अब देखो यहाँ पे एक और चीज याद रखना, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस सबसे अधिक पाए जाते हैं, यानी कि जो हल्के गैस हैं वो कहां पाए जाएंगे, तो हल्के गैस कहां पाए जाएंगे, वो पाए जाएंगे आपके वायुमंडल में। ठीक है ना। अब देखो, अब थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जितना हम लोग पढ़े उसको रिकॉल करो। देखो, सबसे पृथ्वी से सटा हुआ जो वायुमंडल का भाग है उसको क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुव पर क्या होगा, कम होगा, विषुवत रेखा पर क्या होगा, अधिक होगा। समझ गया ना। क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है ध्रुव पर कितना होता है, लगभग 8 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर कितना होता है, लगभग 16 से 18 किलोमीटर। औसत जो ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल की वो कितनी होती है, वो लगभग 13 किलोमीटर। अब देखो क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल में हर एक 165 मीटर जाने पर जो तापमान है वो कितना डिग्री कम होगा, 1 डिग्री सेल्सियस। इसलिए 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर इसका तापमान कितना कम हो जाएगा, तो ये आपका लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्षोभ मंडल में क्या होगा, घटेगा। समझ गया ना। अब देखो, चूंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसमें तापमान घट रहा है, इसीलिए बादलों के बनने की घटना और पर्वत होगी, क्षोभ मंडल में होगी। समझ गया ना। क्षोभ मंडल से जैसे ही आप जो है, क्षोभ मंडल में इन्हीं घटनाओं के कारण यहीं पे बारिश होगा, बादल बनेगा तो बारिश भी यहीं पे होगा। इसके बाद में बताए थे कि क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं, ठीक ना। यानी कि चक्रवात का आना, सुनामी का आना, उसके बाद में इसी में आप जो है छोटे विमान उड़ाना, हेलीकॉप्टर उड़ना, ये सारी क्रियाएं कहाँ होती है, ये सारी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल के बाद में हम बताए थे कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी एक परत पाई जाती है। और इस 1.5 किलोमीटर मोटी परत को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं, 1.5 किलोमीटर मोटी जो परत है, कोई दिक्कत है बोलो, 1.5 किलोमीटर मोटी जो परत है उसको हम लोग कहते हैं क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा की खासियत क्या है कि क्षोभ सीमा में ही आपके जो है यहाँ पे जो जेट धारा है वो प्रवाहित होते हैं। जेट धारा क्या है, तो बताए थे कि संवहन धाराएं जो पृथ्वी की सतह गर्म होने पर ऊपर उठती हैं और क्षोभ सीमा पार करने के बाद में ठंडी होकर के फिर से पृथ्वी पर लौट जाती हैं, उन हवाओं की धाराओं को हम लोग क्या कहते हैं, जेट धारा। तो जेट धारा जो है, जेट धारा कहां प्रवाहित होती है, ये आपका क्षोभ सीमा में। और इसीलिए इसीलिए जो क्षोभ सीमा है, क्षोभ सीमा में ही आपके यहाँ पे, रुक जाओ बाबू थोड़ा सा, डिस्कनेक्ट हुआ है क्या, कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को, सबका क्लास मतलब कनेक्ट है ना, चलो ठीक है, ध्यान दो, सबको ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा। चलो बाबू ध्यान दो थोड़ा सा यहाँ पे। तो क्या बताया हम कि क्षोभ सीमा में ही क्या प्रवाहित होंगे, क्षोभ सीमा में ही आपके यहाँ पे ध्यान दो कि क्षोभ सीमा जो है, क्षोभ सीमा में ही जेट विमान उड़ते हैं। समझ गया ना। इसके बाद क्षोभ सीमा के बाद में क्या आता है, समताप मंडल। समताप मंडल की मोटाई क्या है जी, तो क्षोभ सीमा के बाद से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई जो है वहां तक क्या पाया जाता है, समताप मंडल। समताप मंडल जो है, समताप मंडल का हम खासियत क्या बताए कि समताप मंडल जो है, समताप मंडल में ही जो है जो लंबी दूरी के विमान है, लंबी दूरी के विमान कहाँ उड़ते हैं, वो उड़ते हैं आपके समताप मंडल में। समताप मंडल में यही बताया कि समताप मंडल में मौसम परिवर्तन संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, जिसके कारण यहाँ पे ये विमान उड़ते हैं। समताप मंडल में तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, ये भी बताया है ऊंचाई बढ़ने के साथ। लेकिन समताप मंडल में ही क्या पाया जाता है, ओजोन परत। समताप मंडल में क्या पाया जाता है, ओजोन परत। और ओजोन परत जो है संताप मंडल में कहां से कहां तक पाया जाता है, तो 20 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर के 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में क्या पाया जाता है, संताप मंडल पाया, सॉरी ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत में बताया कि चूंकि संताप मंडल में भले ही तापमान घटता बढ़ता नहीं है ऊंचाई बढ़ने के साथ, लेकिन जैसे ही आप ओजोन परत में प्रवेश कीजिएगा
तो ओजोन पर्वत ओजोन परत में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर हर एक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना तापमान बढ़ेगा? 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा, ये हम बताए हैं। इसके बाद में हम बताए कि ओजोन परत जो है यही आपको पराबैंगनी किरण से सुरक्षा प्रदान करता है, समझ गए ना। अब देखो, समताप मंडल क्रॉस करने के बाद में आपका क्या आएगा? तो समताप मंडल के बाद आता है आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल जो है, इसमें ध्यान दो, मध्य मंडल जो है ये कहां से कहां तक, 50 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर के 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में जो वायुमंडल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? मध्य मंडल कहते हैं। मध्य मंडल में हम आपको बताया कि मध्य मंडल में जो है, यहां पर ध्यान देना है कि मध्य मंडल में उल्का पिंड संबंधी घटनाएं होती हैं। और मध्य मंडल में क्या बताया कि मध्य मंडल में ही जो तापमान है फिर से क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। मध्य मंडल में तापमान क्या होगा? कम होगा। मध्य मंडल में और क्या होगा? उल्का पिंड संबंधी घटनाएं होंगी। उसके बाद में क्या बताया हम कि उसके बाद में आता है आपका आयन मंडल। आयन मंडल क्या है? तो आयन मंडल आपका 80 किलोमीटर के बाद से लेकर के वायुमंडल का 640 किलोमीटर के ऊंचाई तक का भाग जो है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं आयन मंडल। आयन मंडल की खासियत क्या है कि यहाँ पर गैसें जो होती हैं वो किस रूप में पाई जाती हैं? आयनीकृत फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है ना, आयनीकृत रूप में पाई जाती है। और इसीलिए बताया कि यहीं से आपके क्या परिवर्तित होते हैं? रेडियो तरंग आयन मंडल से ही परावर्तित हो जाते हैं, ठीक ना। रेडियो तरंगों का परिवर्तन किस मंडल से होता है? आयन मंडल से होता है। इसके बाद में क्या बताया कि यहीं पर आपके कौन उपग्रह स्थापित किए जाते हैं? तो जो ध्रुवीय उपग्रह है वो कहां स्थापित किए जाएंगे? आयन मंडल में। पोलर सैटेलाइट कहां स्थापित किए जाएंगे? आयन मंडल में, ठीक ना। इसके बाद में सबसे जो अंतिम जो मंडल होता है वायुमंडल का, जो अंतिम भाग होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में हल्के गैस पाए जाते हैं। बाह्य मंडल में ही कौन से उपग्रह स्थापित किए जाते हैं? तो भू स्थिर उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। चलो, इतना चीज क्लियर हो गया सबका? अगर इतना चीज क्लियर हो गया, आज का क्लास अगर समझ में आ गया सबको, तो कमेंट करके जल्दी से बता दो बाबू। इसमें सबको क्लियर है? सब लोग समझ में आ गया है ना बबुआ? बोलो, सबको समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट करके बता दो बाबू। सबको समझ में आ गया है क्लास? अगर क्लास में आ गया है तो कमेंट करके बताओ जल्दी से। सबको समझ में आ गया है? बोलिए। चलो, बाकी लोग कहा तो नहीं, के समझ में नहीं आया रे? अच्छा ठीक है, सबको समझ में आ गया है ना? दुर्गा कुमारी हाँ बोल रही है, खुशी कुमारी हाँ बोल रही है। चलो बबुआ, और बाकी सबको नहीं समझ में आएगा? आया है ना? चलो ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, इसका भी एगो टेस्ट ले लिया जाए क्या आज शाम को? बोलिए, इसका भी एगो टेस्ट शाम को ऐप पे रख दें? बोलिए सब लोग, एगो टेस्ट रख दिया जाए जी। बोलो, सब लोग तैयार हो ना? टेस्ट के लिए सब लोग तैयार हो ना? बोलो, ऐप पे ही टेस्ट होगा। हैं? बोलो, अरे कौन बोल नहीं रहा है रे, फिर आ गया सबका। हैं? टेस्ट रख दिया जाए ना ऐप पे शाम को? चलो ठीक है, फिर बायोलॉजी का भी एगो टेस्ट रख दिया जाएगा और इंग्लिश का भी एगो टेस्ट हो जाएगा। चलो ठीक है फिर। ठीक है, बाय। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं कल।